एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपकी 14 साल की मासूम बेटी स्कूल के लिए निकलती है और फिर कभी नहीं लौटती। घंटे बीतते हैं, दिन बीतते हैं और फिर हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। और फिर एक दिन उसकी इंस्टाग्राम डीपी बदल जाती है। सामने आता है एक बुर्के में लिपटा चेहरा और हाथ में होती है चमकती दमकती AK-47। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं साहब, ये कोई छांगुर पीर वाला केस भी नहीं। ये था भारत के सबसे संगठित और खतरनाक इस्लामी ब्रेन वॉश और धर्मांतरण मिशन का पर्दा उठाता हुआ चेहरा। केरल स्टोरी अगर एक चेतावनी थी तो द आगरा फाइल्स हिंदुओं के खिलाफ एक खुला युद्ध है। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आगरा पुलिस ने हिम्मत और होशियारी से हड़कंप मचाने वाले एक ऑपरेशन के जरिए देशव्यापी धर्मांतरण गिरोह की रीढ़ तोड़ दी। मार्च 2025, आगरा का सदर थाना। एक हताश पिता पुलिस स्टेशन की चौखट पर रोते हुए अपनी 2 बेटियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बहनें, एक 18 साल की और दूसरी 33 साल की, अचानक घर से लापता हो जाती हैं। फोन बंद है, लोकेशन गायब है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड घर पर छोड़ दिए गए हैं। घर से निकलते वक्त कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी साथ नहीं ले गई ताकि पुलिस दोनों बहनों की लोकेशन ट्रेस न कर सके। जांच के लिए कोई सुराग भी नहीं। अब पुलिस के लिए यह केस अंधे कुएं में कूदने जैसा बन गया था। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस के पास सबसे पहले मिसिंग रिपोर्ट 2 सगी बहनें थी, जिनकी की मार्च के अंतिम सप्ताह में इनके पेरेंट्स ने दर्ज कराई। उसके बाद इस संबंध में FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद उसके पेरेंट्स से मुलाकात होने के बाद मैंने इस केस की जिम्मेवारी हमारे 2 IPS ऑफिसर, यहाँ के एडिशनल DCP आदित्य और ACP विनायक खोसले को सौंपी और एक हम लोगों ने इसमें टीम बनाई। उस टीम में जो यंग हमारे सब इंस्पेक्टर्स थे उनको इसमें शामिल किया। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जांच की सारी दिशा धुंधली होती जाती है। 41 दिन बाद अचानक से पिता का संदेह सामने आता है, वह भी दोनों बहनों की एक दोस्त साइमा के ऊपर। पुलिस पहले से दर्ज केस में साइमा पर अपहरण की धाराएं जोड़ देती है और तभी एक इंस्टाग्राम पोस्ट धमाके की तरह आगरा पुलिस के सामने फूटती है। वह ये कि घर से गायब छोटी बहन की इंस्टाग्राम डीपी में बुर्का पहने युवती के हाथ में AK-47 लगी थी और कैप्शन में लिखा था, मुझे शहादत चाहिए। इस गैंग का जो प्रभाव था यह देश के कम से कम 7 राज्यों से ज्यादा था। और जो हमारी लड़कियां थी, जो हमारी बालिकाएं थी, हमारे केस की जो बेटियां थी, उसमें से एक लड़की के का जो इंस्टा का जो DP था उसमें वो गन लिए हुए और हिसाब पहने। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए कि एक नई उम्र की लड़की जो 18 साल की है, उसके मन मस्तिष्क पर इस तरह के विचार क्यों आ रहे हैं। और यह एक प्रकार का एक सोशल इवेंट सा नजर आ रहा है, एक सामाजिक अभिशाप सा आ रहा है कि एक 18 साल की लड़की जो अपने घर में एक सामान्य परिवार में लोग लड़कियाँ रहती हैं, वो गन उठाकर और हिजाब पहने। तो इसको देखने के बाद हम लोग ने इस केस पर काफ़ी ध्यान दिया और जब हम लोग उस पर गए तो हम लोगों को इसमें तमाम चीज़ों की फिर जानकारी हुई। इन लोगों के, जैसा मैंने आपको बताया कि तार 7 राज्यों से ज़्यादा थे और अभी जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं। दूसरा, इनका जो फंडिंग था, इसमें चूँकि इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व रहता है, तो जो इनकी फंडिंग थी वो फंडिंग इनको विदेश से आती थी। अब यह घटना महज गुमशुदगी नहीं बल्कि भारत की सबसे खतरनाक ब्रेन वॉशिंग मशीन की कहानी बन चुकी थी। इस बीच 2 गायब बहनों की तीसरी बहन से उस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के बारे में आगरा पुलिस को जानकारी मिली, जिस पर अक्सर वो दोनों बहनें जुड़ा करती थी। इसी ब्लॉग पर आगरा पुलिस को रिवर्टी नाम का पेज मिलता है, जो कि कोलकाता से संचालित हो रहा था। यहीं से आगरा पुलिस को सुराग मिला कि कोलकाता में 4 देशों अमेरिका, कनाडा, दुबई, लंदन में बैठे कुछ लोगों से संवाद हो रहा है। हमारा जो यह केस था, इसमें हमारी जो लड़कियां थी, ये कहाँ गई थी ये किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि ये ना मोबाइल लेकर गई थी और कोई किसी तरह के कोई सुराग इन्होंने नहीं छोड़े। जब इस केस की तफ्तीश हमारे ऑफिसर्स ने शुरू किया तो इसमें से ये जो 3 बहनें में 2 बहनें गई थी, एक बहन जिसने कि इसके बारे में बताया हम लोगों को, उसने एक सुराग पुलिस को दिया एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स के बारे में कि इस साइट्स पर हमारी बहन। तो हमारी पुलिस जब उस पर गई तो उस पर इसको एक पेज मिला, जो पेज एक रिवर्टी लोगों का पेज था। रिवर्टी ये लोग, जो लोग इस्लाम में हिंदू या क्रिश्चियन से जो लोग आते हैं, उसको रिवर्टी पेज कहते हैं।
फिर जब उस पेज पर हम लोग गए तो फिर हम लोगों को जानकारी उन बहनों के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग जब उसकी हम लोगों ने एनालिसिस की तो उस एनालिसिस विश्लेषण में पाया कि इसकी जो लोकेशन है वो कोलकाता है। उसके बाद इसके पेरेंट्स और जो लोग इसमें से जुड़े हुए थे इन सबको हम लोगों ने उनसे बातचीत की। कोलकाता में जो लोग इसको ले जाने में यहाँ से जिन लोगों ने इसकी मदद की गलत तरीके से, जैसा कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन निषेध कानून लागू है, तो जिन लोगों ने इनकी मदद की उन सबकी हम लोगों ने ऑनरेबल कोर्ट से जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से हम लोगों ने NVW लिया और नॉन अवेलेबल वारंट के थ्रू हमारी टीम कोलकाता गई, हमारी टीम गोवा गई, उत्तरांचल गई, राजस्थान गई और इन सभी जगह पर हम लोगों ने वहाँ जो हमारे एक्यूज थे उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया और उनको ट्रांजिट रिमांड पर फिर हम लोग यहाँ लाए। इतना ही नहीं, जांच में सामने आया कि यहां से देश के 15 राज्यों में पैसों का आदान प्रदान हो रहा था और इन सब का धागा जुड़ता है आगरा की 2 बहनों से। यही जानकारी आगरा पुलिस के लिए सबसे अहम सबूत बन जाती है। अब यह सिर्फ इस्लामी धर्मांतरण का केस नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका था। डीजीपी राजीव कृष्ण के नेतृत्व और आगरा पुलिस के कमिश्नर दीपक कुमार की अगुवाई में ऑपरेशन अस्मिता की नींव रखी जाती है और तीसरी बहन से मिले सुराग की मदद से एक महिला सब इंस्पेक्टर को रिवर्टी ग्रुप में जोड़ा जाता है। यहीं से धीरे धीरे गैंग से जुड़ी हर परत खुलने लगती है। ऑपरेशन अस्मिता को अंजाम देने के लिए तेज तर्रार IPS आदित्य के साथ 11 टीमें बनाकर 45 युवा अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। टीमों को निजी वाहनों से अलग अलग लोकेशन पर रवाना किया जाता है और फिर 5 दिन तक कोलकाता के उस मुस्लिम बाहुल्य इलाके की रैकी की जाती है जहां पर आगरा से गायब 2 बहनों को रखा गया था। रैकी करने के कुछ ही मिनटों के अंदर विशेष टीम द्वारा दोनों बहनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इस दौरान ऑपरेशन को इतना गोपनीय रखा गया था कि एक आध सीनियर अधिकारियों को छोड़कर किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह इतने बड़े धर्मांतरण गिरोह की कमर तोड़ने वाले हैं। ऐसा शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब यूपी पुलिस ने एक साथ एक ही समय पर इतने बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आगरा पुलिस द्वारा किए गए ऑपरेशन अस्मिता की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में 9 स्थानों पर की गई छापेमारी में 7 बहनों को सही सलामत गैंग के चंगुल से छुड़ाया गया और अब तक इस मामले में गैंग से जुड़े 14 आरोपियों को आगरा पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका है। इसमें जो सबसे आश्चर्य की बात ये रही कि जो भी लोग इसमें से जुड़े हुए थे इस धर्मांतरण गैंग में, उसमें से किसी भी व्यक्ति के पेरेंट्स को या उसके घर वाले को इसकी भनक नहीं थी कि हमारे घर के लड़के या लड़कियों ने अपने रिलीजन को परिवर्तित कर दिया। और जब हम लोगों ने घर वाले को बताया तो उन सबके लिए ये बड़ा शॉकिंग चीज़ थी। जब इनसे पूछताछ हुई, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोगों ने अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारियां हमारे द्वारा की गई है और इन 14 लोगों में से 11 लोगों को हम लोगों ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया। उनके पास से साहित्य मिले जो कि धर्म परिवर्तन से रिलेटेड साहित्य थे, धर्म परिवर्तन, ये ग्लोबल सेंटर, एक कलीम सिद्दीकी जिसको कि यूपी ATS ने जेल भेजा था, उसे सजा हुई, उसका कलीम सिद्दीकी उसके साथी ये अब्दुल रहमान परवेज अख्तर, ये लोग इसको चला रहे हैं। अब आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन और छापेमारी में बरामद किताबों के नाम सुनिए साहब। इस्लाम और बहुजन समाज, धर्म परिवर्तन गाइड, आपकी अमानत आपकी सेवा में जैसी किताबें और समाज को तोड़ने वाले ऐसे तमाम वीडियो जो इस गैंग के पास मिले हैं, जिसके जरिए लोगों के बीच जातिगत नफरत और सांप्रदायिक हिंसा का जहर घोला जा रहा था। यहाँ तक कि इस गैंग को अमेरिका, कनाडा, दुबई और लंदन से भी फंडिंग मिलती थी। कमिश्नर दीपक कुमार के अनुसार गैंग का टारगेट 15 से 25 साल के युवा और इसमें विशेष रूप से लड़कियां होती थी और इनकी तकनीक थी प्रेम जाल में फंसाना, आर्थिक लालच देना और मजबूरियों का फायदा उठाकर रिवर्टी जैसे वैचारिक ग्रुप के जरिए ब्रेन वॉश करना। इसमें हमेशा ये लोग धर्म परिवर्तन के लिए नए उम्र के जो लड़के लड़कियां थे जिनकी उम्र 15 से लेकर 25-26 साल तक, उनको ये लोग ढूंढते थे। इसके जब डीप में गए तो गहराई में जाने के बाद जो लड़के और लड़कियां जिनको कि धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था, उसको ये लोग जनरली सोशल मीडिया के जो डिफरेंट माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स उसके माध्यम से ये कैच करते हैं। इसमें एक हमारी लड़की जो गोवा की थी, जो कि कन्वर्टी थी, जिसने धर्म परिवर्तन किया था,
उसके थ्रू ये लोग सारे लोग एक दूसरे से एसोसिएटेड थे, जितनी भी इसमें लड़के और लड़कियां इसमें शामिल थे। और उसके थ्रू इसका जो जाल था, संजाल जो था, कश्मीर से लेकर हमारे कर्नाटक तक फैला। कमिश्नर ने कहा कि इनके कार्यकर्ता वो होते थे जो खुद कभी हिंदू थे और अब गजवाए हिंद के लिए सपना लेकर भारत में इस्लामी धर्मांतरण फैला रहे थे। इस्लामी धर्मांतरण करने वाले लोगों को इस गिरोह ने रिवर्टी नाम दिया था। रिवर्टी गैंग का एक दावा बड़ा ही दिलचस्प है, वह ये कि हर इंसान इस्लाम में ही पैदा हुआ था, बाद में भटक गया, अब जो इस्लाम अपनाता है वो रिवर्टी कहलाता है। ये बात अलग है साहब कि इस्लाम की पैदाइश ही मात्र 1400 वर्ष पहले की है, मगर यह वही तर्क है जो ISIS जैसे दुनिया भर के जिहादी नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं कि ये पूरी दुनिया ही इस्लाम के बाद पैदा हुई। हैरानी की बात देखिए, रेस्क्यू के बाद भी ये दोनों बहनें बुर्के में थीं, घर लौटने से इनकार कर रही थीं। छोटी बहन जो पहले भी 2021 में साइमा के साथ कश्मीर भागने की कोशिश कर चुकी थी, तब उसकी उम्र महज 14 वर्ष थी। आज वो खुलेआम कहती है, मैं इस्लाम के लिए जान देना चाहती हूँ, मैं मुजाहिद हूँ। फरवरी 2021 के अंदर वो जॉब करती थी, टीचिंग जॉब में थी, जॉब करती थी। जॉब के दौरान ही उसने वो रिजाइन करके एक दिन के लिए साइमा और खुशबू जो अनंतनाग की निवासी है, उसके इन्फ्लुएंस में आकर के कश्मीर के लिए रवाना हो गई। तो जम्मू तक पहुंची, जम्मू से साइमा ने उसको रिसीव किया। उसकी एक बड़ी सिस्टर थी, मैरिड सिस्टर, वो जम्मू में रहती थी, तो उसके यहाँ ठहराया उसको। उस दौरान जब ठहराया तो वो खाना वाना खा के निकली थी, तो यहाँ पर हमने थोड़ा अपने स्तर से अप्रोच लगा करके वहाँ चस्पा करवाया था इनका, क्योंकि उसके पास 2 सिम थी, मोबाइल था, वो सिम तोड़ के फेंक दी थी। और साइमा, जब बड़ी बेटी ने उससे साइमा से भी उस टाइम कहा था कि उसका हम क्या, मेरे पापा परेशान हो रहे होंगे, मेरी बात करा दे, लेकिन उसने बात नहीं कराई। उसका मकसद तो आप सब समझ सकते हैं। सर, कभी नहीं सोचा था कि बच्चे ऐसे करेंगे। बहुत अच्छी हैं मेरी लड़कियां, हम लोग ऊपर रहते हैं, ऊपर से कभी नीचे भी नहीं उतरती थी। अकेले मार्केट का कुछ काम होता था मेरे साथ ही चलती थी। और ये ब्रेन वॉश के चक्कर में तो बहुत ही वो है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे फिर से अपने सनातन धर्म में वापस लौटें। इस्लामी ब्रेन वॉश का असर कितना गहरा होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 4 साल पहले भी यही नाबालिग लड़की एक दिन के लिए घर से गायब हो जाती है और अब फिर से उसने इस कारनामे को अंजाम दिया है। बहरहाल, पुलिस ने परिवार और दोनों लड़कियों की काउंसलिंग शुरू कर दी है, लेकिन उनका कहना है कि ब्रेन वॉश का असर इतना गहरा है कि सामान्य स्थिति में लौटने में कई महीने और कई वर्ष लग सकते हैं। धर्मांतरण और प्रचार के बीच की रेखा कब मिट जाती है किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन एक बात तो तय है कि ये 2 बहनों की गुमशुदगी ने एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पर सवाल यह भी है, क्या ये गैंग आखिरी था? नहीं साहब। देश के हर शहर में कोई साइमा, कोई रहमान आज भी किसी मासूम लड़की को रिवर्टी ग्रुप में जोड़ रहा होगा। यह केस केरल स्टोरी से भी ज्यादा रियल और खतरनाक है। इतना ही नहीं, यह केस सोशल मीडिया से चलाए जा रहे गोपनीय इस्लामी साइको ऑपरेशन का सबसे भयानक चेहरा है। तो ये थी आगरा पुलिस की बहादुरी। आपने जो भी सुना, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं थी साहब, ये एक पिता की चीख थी। ये 2 हिंदू बहनों के अस्तित्व का सवाल था। इस देश में इसी समय न जाने कितनी और द आगरा फाइल्स तैयार हो रही होंगी और उनका गिरोह किसी और नाम से काम कर रहा होगा। किसी और नाबालिग हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश किया जा रहा होगा। मगर इसमें दुर्भाग्य यह है कि देश का जो प्रगतिशील वर्ग है वो इससे अपराध तक नहीं मानता। उसे लगता है कि ये हिंदू बेटियां कलम और स्कूल की जगह बुर्का और जिहाद चुनती हैं, तो ये उनकी चॉइस है। तो ये थी देश के सबसे बड़े आगरा धर्मांतरण गैंग की कहानी। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष डोभाल के साथ मैं केशव मलान। आप देखते रहिए ऑफ इंडिया।